अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि चैप्टर नंबर 2 है सत्या की बुक से अगर हम देखें तो, और पेज नंबर 9 है। तो इसको आज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसकी डिवीजन्स और इसकी डेफिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है? कार्बो का मतलब है कार्बन, हाइड्रेट्स का मतलब है वाटर। और अगर हम इसकी रेशो देखें तो कार्बन की रेशो 1 होती है और वाटर में H2O है, तो H की रेशो 1 होती है और दूसरे H की दोनों की तो 2H है, तो 2 आ जाएगी और 0 मतलब ऑक्सीजन की भी 1, तो ये बनता है 1:2:1। मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स में जितनी भी कार्बन या वाटर की रेशो होगी, ऑक्सीजन की रेशो होगी, कार्बन या ऑक्सीजन की जितनी भी रेशो होगी, हाइड्रोजन की उससे हमेशा डबल होगी। जैसे इसकी 1 है, कार्बन की भी 1 है, ऑक्सीजन की भी 1 है, बट हाइड्रोजन की 2 है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन होती है दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी मींस इसमें बहुत ज़्यादा OH ग्रुप्स अटैच होंगे, और एल्डिहाइड का मतलब है कि या तो इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा या कीटोनिक ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, अब एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? ये रहा हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है और ये हमारे पास है कीटोन ग्रुप। ठीक है, यहाँ R का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, तो असल में जो एल्डिहाइड है वो इतना है, मींस इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, और जो कीटोन ग्रुप है उसका फॉर्मूला सिर्फ जो है वो इतना है, मींस कि इसके ऊपर भी कुछ अटैच हो रहा होगा, नीचे भी, जबकि यहाँ पे जो एल्डिहाइड है इसके सिर्फ नीचे वाली साइड पे हाइड्रोकार्बन की चेन अटैच हो रही होगी। ठीक है, अच्छा, और एक और बात ये कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, उसमें कार्बन हमेशा 3 से 7 होते हैं। ठीक है, यानी जो काउंट डाउन होता है कार्बन का वो 3 to 7 होते हैं। ठीक है, अब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे बुक से। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनमें हम 5 पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स पार्टिसिपेट इन अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो जो 5 हमने पढ़ने वो क्या है? दे आर द मोस्ट अबेंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी 4 कैलोरी पर ग्राम फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मीन्स कि सबसे ज़्यादा जो डाइटरी सोर्स है एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट्स ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और उसकी नंबरिंग क्या है, मतलब उसकी कितने कैलोरीज है? वो 4 कैलोरी पर ग्राम है सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो एक तो फंक्शन ये हो गया कि ये मोस्ट अबेंडेंट डाइटरी सोर्स होते हैं एनर्जी का। ठीक है, सेकंड इसका जो फंक्शन है वो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रीकर्सर्स होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जैसे कि फैट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, मीन्स कि उनकी फॉर्मेशन में हेल्प दे रहे होते हैं। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन भी हो गया। थर्ड फंक्शन जो है हमारे पास वो है कार्बोहाइड्रेट्स एज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स पार्टिसिपेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेलुलर फंक्शंस सच एज सेल ग्रोथ, एडहेशन एंड फर्टिलाइजेशन। वो कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट जो है सेल की मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में। ठीक है, और ये कुछ सेलुलर फंक्शंस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे सेल की ग्रोथ, एडहेशन और फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो फर्स्ट 3 फंक्शंस है वो हमने क्या पढ़े कि एक तो अबंडेंट डाइटरी सोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, दूसरा कि प्रीकर्सर्स होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, जैसे कि फैट्स, अमाइनो एसिड्स। फिर थर्ड पे हमने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स के तौर पे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने में, और कुछ सेलुलर फंक्शंस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि सेल ग्रोथ, एडहेशन और फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो नंबर 4 पर है वो है दे आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को ना स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी साख्त प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, दीज इंक्लूड द फाइबर, सेलुलोज ऑफ प्लांट्स में ये क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं? फाइबर यानी सेलुलोज। एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इंसेक्ट्स, बहुत कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उनको एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी एक्सोस्केलेटन जो होता है उनका उसमें उसको बनने में हेल्प दे रहे होते हैं। एंड द सेल वॉल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल में। सही है,
तो ये फंक्शन क्या था फोर्थ का कि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए और इसमें हमने 3 ऑर्गेनिजम्स पढ़े, प्लांट्स, इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल को बनाने में हेल्प कर रहे थे, इंसेक्ट्स की एक्सोस्केलेटन और प्लांट्स की जो है फाइबर को बना रहे थे यानी सेलुलोज को। नेक्स्ट जो 5 है वो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स also serves as the storage form of energy, means glycogen to meet the immediate energy demands of the body. अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से, और ग्लूकोज हमारी बॉडी में इटसेल्फ नहीं होता यानी स्टोर नहीं हो सकता, तो वो ग्लाइकोजन के तौर पे स्टोर रहता है। तो कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन बन के स्टोर हो जाते हैं, मतलब जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन बना के स्टोर रखते हैं हमारी बॉडी में, और जब भी कोई एनर्जी की नीड होती है बॉडी को तो ये फिर ग्लाइकोजन टूटता है और दोबारा ग्लूकोज में आता है और वो एनर्जी यूज हो जाती है। ठीक है, तो इसके 5 फंक्शंस हमने पढ़े हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स एनर्जी का। सेकंड हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रीकर्सर्स होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। थर्ड हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत कुछ स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, किसकी फॉर्म में, ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ये कुछ सेलुलर फंक्शंस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं जैसे कि सेल की ग्रोथ, एडिशन और फर्टिलाइजेशन। नंबर 4 पे हमने पढ़ा था कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिनमें हमने 3 ऑर्गेनिजम्स की बात की थी, प्लांट्स, इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स में हमने कहा था कि फाइबर बना रहे होते हैं, मीन सेलुलोज बना रहे होते हैं। इंसेक्ट्स में ये बना रहे होते हैं एक्सोस्केलेटन, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये सेल वॉल बना रहे होते हैं। और नंबर 5 पे हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एनर्जी को भी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जब भी बॉडी की डिमांड होती है, इमीडिएट नीड होती है एनर्जी की, तो फ़ौरन वो है जो है ग्लाइकोजन जो है वो यूज़ हो जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में। अब इसकी क्लासिफिकेशन है तो कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज सैकराइड्स। सैकराइड्स भी इनको कहते हैं। ग्रीक सैकराइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रीक में सैकरोन का मतलब होता है शुगर। ठीक है, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। किन चीज़ों में डिवाइड होते हैं, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। ठीक है, अब हम अपने नोट्स पे जाते हैं। तो 3 में डिवाइड हो गए, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड और एलिगोसैकराइड ये दोनों शुगर होते हैं, स्वीट, क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं और ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और बना भी सकते हैं। ठीक है, जबकि पॉलीसैकराइड है वो टेस्टलेस होता है, यानी ये शुगर नहीं होता, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस था। अब जो है वो मोनोसैकराइड पे सबसे पहले आते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आ रही है इसकी एग्जांपल में। ये सिंपलेस्ट ग्रुप होता है, और ये जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये स्वीट होते हैं टेस्ट में, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और शुगर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि स्वीट होते हैं टेस्ट में। ठीक है, अब मोनोसैकराइड है ना वो भी आगे फर्दर डिवाइड होता है 2 बेसिस पे। किसकी बेस पे, फर्स्ट जो है फंक्शनल ग्रुप की बेस पे, और सेकेंड जो है वो कार्बन के नंबर की बेस पे। ठीक है, अब ये हैं तो असल में मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड, ये हैं तो सारी कार्बोहाइड्रेट्स की आगे फर्दर डिवीजन है ना। तो जो फंक्शनल ग्रुप अगर हम बात करें तो हमने क्या कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से ग्रुप्स बनेंगे, हमने क्या इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी कि ये जो होते हैं ये दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, यानी इसमें एल्डिहाइड या तो ग्रुप अटैच होगा या तो कीटोन्स। ठीक है, तो फंक्शनल अगर डिवीजन की बेसिस, फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर पढ़ें तो या तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा या कीटोन। अगर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा तो एल्डोसिस कहलाएंगे, अगर कीटोन ग्रुप अटैच होगा तो वो कीटोसिस कहलाएंगे। और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हम देखें तो हमने क्या पीछे पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में 3 to 7 होते हैं कार्बन्स। ठीक है, तो इसी में रखते हुए इसकी डिवीजन अगर हम देखें तो कार्बन एटम्स की बुनियाद पे क्या हुई है, ट्रायोस। अगर 3 कार्बन होंगे तो ट्रायोस, 4 होंगे तो टेट्रोस, पेंटोस कब होंगे, जब 5 होंगे, 6 तो हेक्सोसिस, 7 कार्बन होंगे तो हेप्टोसिस। ओके, ठीक है, और इनका जनरल फार्मूला जो है वो CnH2ON होता है। ठीक है, और एक और बात कि ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे,
तो ये फर्दर हाइड्रोलाइज भी नहीं होते और इनका जनरल फार्मूला ये है CnH2ON। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओलिगोसैकेराइड्स। ये भी शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। क्यों? क्योंकि स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ठीक है, स्वीट इन टेस्ट होते हैं इसलिए। अब इनमें ना मोनोसैकेराइड्स के 2 से 10 जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसमें? ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है कि 2 to 10 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं? मोनोसैकेराइड के। आगे फर्दर डिवाइड होते हैं डाइसैकेराइड्स में और ट्राइसैकेराइड्स में, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है एज आई टोल्ड यू बिफोर, दे आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं और इसकी एग्जांपल है सक्रोज और मेल्टोज। जबकि मोनोसैकेराइड्स की क्या थी? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नेक्स्ट हमारे पास हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स जो है ना ये मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स होते हैं इसमें। यानी अगर तो मोनोसैकेराइड हमारे पास 2 to 10 है तो क्या हो जाएंगे? ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। अगर 10 से भी ज़्यादा हो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो ये होते थे 2 to 10 मोनोसैकेराइड जो होते थे इसमें। जबकि पॉली में कितने हैं? 10 से भी ज़्यादा मोनोसैकेराइड हैं। ये टेस्टलेस होते हैं इसलिए ये शुगर मॉलिक्यूल नहीं कहते, जबकि ये दोनों शुगर मॉलिक्यूल कहला रहे थे, ठीक है। ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और इनकी एग्जाम स्टार्च और सेलुलोज आता है और ये ब्रांचेस भी शो करते हैं, ठीक है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन भी कर ली। अब ना आगे बढ़ने से पहले एक है कायरल सेंटर, उसका बता देती हूँ आप लोगों को। कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन, उसके लिए हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला आना चाहिए, मतलब जिसको एज ए एग्जांपल हम यूज़ करेंगे। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे पास C6H12O6 होता है ना। तो अगर हम इसका जो है इसको चेन अगर हम इसकी बनाएंगे तो 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये कार्बोहाइड्रेट है ना, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट पे या तो कोई कीटोनिक ग्रुप अटैच होगा या कोई एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है ना इसमें हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है। हमने पढ़ा था कि जो कीटोनिक ग्रुप है ना वो हमारे पास होगा C, ये कि हमारे पास क्या है? कीटोनिक ग्रुप, कीटोन, ये हमारे पास कीटोन है, ठीक है। और जो हमारे पास एल्डिहाइड है ना वो हमारे पास है H C और फिर ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास कीटोन है, ये हमारे पास एल्डिहाइड है। अब आगे चलने से पहले एक और जो कीटोनिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप के हवाले से इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ। वो पॉइंट ये है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना वो हमेशा जिसके साथ भी अटैच होना वो हमेशा वो कहाँ पर अटैच होता है? फर्स्ट कार्बन से। जैसे ये चेन है ना पूरी, इसके अगर तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है ना तो यहाँ पे इसके जो वेरी फर्स्ट कार्बन है ना उसके साथ अटैच होगा, ठीक है। ये बात पता लग गई। जबकि जो कीटोनिक ग्रुप है वो क्या करता है? वो सेकंड कार्बन पे अटैच होता है। जैसे ये है ना, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ठीक है। वैसे तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में तो हम एल्डिहाइड ही यूज़ करते हैं। वैसे अगर मैं बताऊँ कि जो एल्डिहाइड है वो हमेशा फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है, जबकि जो कीटोन है वो हमेशा सेकंड कार्बन के साथ अटैच होता है। और जो इसका सेकंड पॉइंट है वो क्या है? वो ये है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना उसके वो जहाँ पे भी लग रहा होता है ना वहाँ पे उस चेन की ना टर्मिनल कार्बन पे हमारे पास अल्कोहल अटैच होता है, ठीक है। जबकि जो कीटोनिक ग्रुप है वो जिस भी चेन के साथ लग रहा होगा उसमें भी अल्कोहल ग्रुप अटैच होगा, मगर क्या होगा? प्रॉक्सिमल यानी सबसे पहले कार्बन और टर्मिनल यानी सबसे लास्ट वाला कार्बन है ना उसके साथ अटैच होगा। इसमें जो था एल्डिहाइड ग्रुप में हमारे पास सिर्फ लास्ट कार्बन जो था टर्मिनल कार्बन उसके साथ अल्कोहल ग्रुप अटैच हो रहा था, अल्कोहल अटैच हो रहा था। जबकि जो हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है उसमें क्या हो रहा था कि जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ भी और जो लास्ट कार्बन है उसके साथ भी अल्कोहल अटैच हो रहा था। अब मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ फिर ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। ये हमारे पास थर्ड कार्बन है, हमारे पास 4, ये 5 और ये 6।
अब मैंने कहा है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ग्लूकोज में हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है, और एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास क्या था, HCOOH, और हमने पढ़ा था ये हमेशा फर्स्ट कार्बन पर अटैच होगा। तो फर्स्ट कार्बन हमारे पास ये है, तो इसके साथ H अटैच कर देंगे और यहाँ पे ये अटैच कर देंगे, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो भी एल्डिहाइड ग्रुप जिस भी चेन के साथ लग रहा होगा उसके टर्मिनल कार्बन पे हमारे पास अल्कोहल अटैच होगा। तो ये इसका टर्मिनल कार्बन कौन सा होगा, कार्बन नंबर 6। तो इस पर हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल अटैच, CH2OH, ये अल्कोहल अटैच हो गया, ठीक है, अल्कोहल अटैच हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास हमने करना है कि OH और H कैसे करना है। अपना हमने क्या करना है कि जो ग्लूकोज का है ना, इसमें सिर्फ कार्बन नंबर 3 को छोड़ के, एक्सेप्ट कार्बन नंबर 3, हमने सब कार्बन के साथ OH जो है वो राइट साइड पे लगा देना है, ठीक है। OH राइट साइड पे लग गए, और वैलेंसी पूरी करने के लिए H यहाँ पे, ये मैं रेस कर देती हूँ, ठीक है, ये है H, ठीक है। एक्सेप्ट कार्बन नंबर 3, एक्सेप्ट कार्बन नंबर 3 सबके हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे आ रहे होंगे, ठीक है। कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है। ये हमने बना लिया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना लिया हमने। हम लिखेंगे ये ग्लूकोज है। अब हम देखते हैं कि ग्लाइसर एल्डिहाइड का ग्रुप कैसे बनेगा, ठीक है। ग्लाइसर एल्डिहाइड, ठीक है, इसके नाम से पता लग रहा है इसमें कौन सा ग्रुप अटैच होगा, एल्डिहाइड का, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 3 कार्बन होते हैं सिर्फ, 1 2 3, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, अगर आप गौर करें कि मैंने क्या पढ़ाया था कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कौन से कार्बन के साथ अटैच होगा, फर्स्ट कार्बन के साथ। मेरे साथ बोले भी पीछे ताकि याद रहे, फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होगा। तो ये अटैच हो गया हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप, और इसके टर्मिनल कार्बन पे हमने क्या कहा था, अल्कोहल अटैच हो गया, H2OH, ठीक है। अल्कोहल अटैच हो गया। अब OH है तो ये हमारे पास OH राइट साइड पे और H लेफ्ट साइड पे, ये हमारे पास ग्लाइसर एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हमने पढ़ना है कायरल सेंटर, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, कायरल सेंटर, या फिर इसको हम कहते हैं और क्या हम कहते हैं इसको, एसिमेट्रिकल कार्बन, एसिमेट्रिकल कार्बन। अब ये क्या होता है, चेन होती है ना हमारे पास एक लंबी सी चेन, जिसके यहाँ पे OH और H ग्रुप्स अटैच होते हैं और दरम्यान में कार्बन होते हैं। अब कायरल सेंटर वो कार्बन होता है जिसके कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो जिसके 4 चारों साइड पे ना अलग अलग ग्रुप्स अटैच होंगे, ठीक है। तो ये बात समझ आ। अब हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो हमने बनाया था उसमें ढूंढते हैं कायरल सेंटर कौन सा है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट वाला कार्बन देखें तो इसकी वैलेंसी 4 पूरी हो रही है, 1 2 3 4 हो रही है। फर्स्ट पे इसके साथ H लगा है, ठीक है। सेकंड पे इसके साथ O लगा हुआ है, फिर दोबारा बॉन्ड भी इसने O के साथ ही बनाया हुआ है, तो मतलब ये रिपीट हो रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमें तो वो कार्बन चाहिए जिसके साथ 4 डिफरेंट लगे हों, ठीक है। तो अब हमने, और तीसरे पे इसके साथ जो चौथा था इसका साथ ही पूरी चेन लगी थी, हमने ना ऐसे पूरा देखना है, ठीक है, पूरी चेन लगी थी। बट ये रिपीट हो रहा था क्योंकि 2 बॉन्ड्स बना रहे थे ऑक्सीजन के साथ, इसलिए ये नहीं हो सकता कायरल कार्बन या एसिमेट्रिकल कार्बन, ठीक है। तो अब हम सेकंड देखेंगे। सेकंड पे हमारे पास क्या है, सेकंड पे हमारे पास एक तो आ रहा है, हमने ऐसे होल देखना है, ऐसे नहीं देखना कि जो कार्बन है वो कार्बन के साथ अच्छा बना रहा है, ठीक है। हमने पूरा देखना है, ये कार्बन जो है इसके साथ बना रहा है, एक बॉन्ड हो गया, दूसरा बॉन्ड ये बना रहा है H के साथ, ठीक है। तीसरा बॉन्ड ये बना रहा है OH के साथ, डिफरेंट है, अभी तक डिफरेंट आ रहे हैं। चौथा बॉन्ड ये बना रहा है
इस पूरी चेन के साथ। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, यानी जो C2 है यानी कार्बन 2 है वो कायरल सेंटर है। अब इसी तरह हम C3 को देखेंगे। पहले मैं इसको हाईलाइट कर दूँ कि ये कायरल है, कायरल सेंटर है। तो हमारे पास कार्बन नंबर 2 जो है वो हमारे पास था कायरल सेंटर। ठीक है, हम लिखते जाएंगे कौन कौन से। मैंने वो सारा रब कर दिया ताकि आसानी हो जाए। अब कार्बन नंबर हम 3 को देखेंगे। अब ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? एक तो इसने बना लिया OH के साथ, एक दूसरा इसने बना लिया H के साथ। सॉरी, ये मैं ना रोटेट करना ही भूल गई। ठीक है, 2 इसने बॉन्ड बना लिए। जो तीसरा बॉन्ड ये बना रहा है ये इस पूरे के साथ बना लिया इसने। ठीक है, अभी तक डिफरेंट आ रहे हैं। और चौथा बॉन्ड ये किस चेन के साथ बना रही है अब आप खुद सोचें। ठीक है, वेरी इजी, ये इसने पूरे के साथ बना लिया। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट हो गए, ये अलग है, ये अलग है, ये और ये अलग है। ठीक है, तो यानी कार्बन नंबर 3 भी है जो हमारे पास है कायरल सेंटर और एसिमेट्रिकल कार्बन, क्योंकि ये इसकी जो वैलेंसी 4 है ये डिफरेंट के साथ बना रहा है। ठीक है, तो कार्बन नंबर 3 भी हमारे पास कायरल सेंटर हो गया। अब कार्बन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए, कार्बन नंबर 4 की अब बारी है। तो कार्बन नंबर 4 को देखेंगे किसके साथ अटैच हो रहा है। एक तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, एक इसने OH के साथ बना लिया। तीसरा बॉन्ड इसने बनाया ये इस पूरी चेन के साथ, और लास्ट बॉन्ड इसने बना लिया इसके साथ। तो ये भी डिफरेंट है, डिफरेंट हो गया। तो कायरल सेंटर C4 भी कायरल सेंटर हो गया, ये एसिमेट्रिकल कार्बन। अब कार्बन नंबर 5 को अगर हम देखें तो कार्बन नंबर 5 को देखते हैं अभी हम, एक सेकेंड। अब कार्बन नंबर 5 की बारी है। तो इसको हम देखते हैं किसके साथ बॉन्ड बना रहा है। एक तो H के साथ इसने बना लिया। ठीक है, एक H के साथ बना लिया, एक OH के साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया। ठीक है, CH2OH। और जो चौथा है वो किसके साथ बना रहा है, खुद सोचें। सही सोच रहे हैं बिल्कुल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा जो है इसने इस चेन के साथ बना लिया। तो ये भी डिफरेंट नहीं है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, और ये भी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारे पास कायरल सेंटर। ठीक है, अब कार्बन नंबर 6 को देखते हैं। अब कार्बन नंबर 6 का अब पॉज करें वीडियो को और ख़ुद से देखें कि क्या है, क्या ये कायरल सेंटर है कि नहीं। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ। कार्बन जो है ना 6, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि H2 आ रहा है, मतलब इसने H के साथ 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, यानी इसके पास जो है H जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक तो इसने पूरा, अगर हम देखें तो पूरी चेन के साथ ही अटैच है, ये तो डिफरेंट है। OH भी डिफरेंट है, बस ये H को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर का कॉन्सेप्ट हमने अच्छी तरह से ले लिया। अगर कुछ समझ नहीं आई तो दोबारा सुन लें। ठीक है, दोबारा पीछे करके सुन लें और ख़ुद भी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट, अब हमने ग्लाइसर एल्डिहाइड भी तो देखा था ना, उसका हम कायरल देखते हैं कि उसमें कोई कायरल कार्बन है कि नहीं। वैसे तो 3 ही थे, तो मिड वाला देखते हैं हम, या सॉरी फर्स्ट तो देखते हैं ना। तो फर्स्ट फिर डबल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, O के साथ, यानी इसमें बॉन्ड रिपीट हो रहा है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेकंड को देखते हैं हम। थर्ड को पहले देखते हैं। थर्ड वही टर्मिनल कार्बन जो ग्लूकोज का था, वैसे केस इसमें भी है कि वो भी H को रिपीट कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कार्बन नंबर 2 हमारे पास बचा है, उसको देख लेते हैं। ये एक इसके साथ बना रहा है। ठीक है, एक इसके साथ बना रहा है, एक हमारे पास H के साथ और एक OH के साथ। डिफरेंट है, डिफरेंट हो गए। तो यानी जो कार्बन है इसका सेकंड वाला वो हमारे पास कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है। ठीक हो गया, तो कायरल सेंटर का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और बात रह गई, ये तो हमने ग्लूकोज जो पढ़ा था वो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा था ना, उसमें जो हमने ग्लाइसर एल्डिहाइड पढ़ा उसमें भी हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आता है। तो हम अब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बना के देखते हैं जिसमें जो है हमारे पास कीटोन ग्रुप जो है वो अटैच हो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और फ्रक्टोज। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में भी हमारे पास जो पिछला हमने क्या पढ़ा था जी से, वो था ग्लाइसर एल्डिहाइड,
उसकी तरह इसमें भी सिर्फ 3 कार्बन ग्रुप होंगे। यहाँ से कर लेते हैं 1 2 और 3। ठीक हो गया, ये होंगे। सही है। तो मगर इसमें जो है ना वो कौन सा ग्रुप होगा? कीटोन ग्रुप। तो हमने कीटोन ग्रुप का क्या पढ़ा था कि हमेशा सेकंड कार्बन पे लगता है। ठीक है। और उसका जो था ग्रुप था कैसा वैसे, ये था। ठीक है, ये कीटोन ग्रुप हमने लगा दिया। ये तो था ना पूरा कीटोन ग्रुप, तो कीटोन ग्रुप लग गया। अब हमने पढ़ा था उसका जो टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल यानी लास्ट वाला, और जो उसका प्रॉक्सिमल कार्बन है जो फर्स्ट वाला है, उसके साथ अल्कोहल होगा। ये लगा दिया। इसकी भी वैलेंसी पूरी होगी 1 2 3 4। तो ये बन गया हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, गौर से समझ के करना है, स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो मुश्किल लगेंगे। ठीक हो गया। अब अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो उसमें क्या होगा? भी ग्लूकोज, इसमें भी ग्लूकोज की तरह 6 कार्बन होंगे। फर्स्ट प्रॉक्सिमल और टर्मिनल कार्बन पे हमने अल्कोहल ग्रुप अटैच कर दिया। क्योंकि अल्कोहल अटैच कर दिया क्योंकि फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होगा और वहाँ पे यही रूल्स अप्लाई होते हैं, और कीटोन हमेशा सेकंड पे लगता है, तो यहाँ पे भी ये लगा दिया। सही है। ग्लूकोज के में भी हम क्या कर रहे थे कि जो कार्बन नंबर 3 था उसको छोड़ के बाकी सब कार्बन्स के राइट साइड पे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर रहे थे, और वैलेंसी पूरी करने के लिए हम एच यहाँ पे लगा रहे थे। ठीक है। जबकि जो कार्बन नंबर 3 था उसका हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे लगा रहे थे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फ्रक्टोज बन गया। रूल वही है कि एक्सेप्ट थर्ड कार्बन, ऑल द कार्बन्स हैविंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन द राइट साइड। ठीक है। अब ये मुश्किल और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब एक और कंसेप्ट है, वो है डी और एल का, वो भी देती हूँ। डी और एल। एल से अब आपने हमेशा याद रखना है लेफ़्ट। ठीक है। और डी से आपने याद रखना है राइट। ठीक हो गया। ये नाम हम देते किसी भी और ये किसकी बेसिस पे होते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बेसिस पे। अगर एल जो है वो है एल लिखा हुआ है किसी भी स्ट्रक्चर के नाम में, तो मतलब उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ़्ट साइड पे होगा। ठीक है। और कौन से कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप? क्योंकि कार्बन तो बहुत सारे होते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बहुत सारे होते हैं। कौन से कार्बन का ग्रुप OH लेफ़्ट साइड पे होगा? सब टर्मिनल। सब टर्मिनल मीन्स जो टर्मिनल है उससे ऊपर वाला। जैसे ग्लूकोज में अगर हम कह रहे थे कि यहाँ पे 6 कार्बन हैं, तो सबसे लास्ट वाला टर्मिनल है, तो सब टर्मिनल ये वाला बना 5 वाला। ठीक है। तो 5 वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH इस साइड पे है या इस साइड पे है? राइट साइड पे होगा तो उसको हम D बोलेंगे, अगर लेफ़्ट साइड पे होगा तो हम उसको L बोलेंगे। ठीक है। सही है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे हम बोलते हैं। अगर हम ग्लूकोज का फार्मूला देखें तो वो ऐसे ही था, ग्लूकोज का फार्मूला। ठीक है। ग्लूकोज है हमारे पास, ग्लूकोज। ठीक है। अगर हम इसका नाम अगर हमने देना हो एल या डी, तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले इसका सब टर्मिनल कार्बन देखेंगे। सब टर्मिनल कार्बन कौन सा है? ये 6 वाला तो टर्मिनल है। इससे ऊपर वाला यानी 5th कार्बन सब टर्मिनल है। इसका हम देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सी साइड पे है। हमने कहा था कि डी हम यूज़ करेंगे राइट के लिए और एल यूज़ करेंगे लेफ़्ट के लिए। तो अब इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH राइट साइड पे बन रहा है। ये मेरी राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, तो राइट साइड पे बन रहा है, तो हम इसको लिखेंगे डी ग्लूकोज। ठीक है। अब हम इसको एल ग्लूकोज भी बना सकते हैं। कैसे? वेरी सिंपल। यहाँ का OH उठा के हम यहाँ पे ले जाएंगे और H यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास एल ग्लूकोज। ठीक है। स्ट्रक्चर सारा सेम है, बस सब टर्मिनल कार्बन में चेंजिंग्स किए कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंजेस किए कि वो राइट साइड पे है तो उसको लेफ़्ट साइड पे कर दिया एल बनाने के लिए, एल ग्लूकोज बनाने के लिए। अगर हमने डी बनाना होगा तो उसको दोबारा से इधर कर देंगे। ठीक है। अभी किसी भी स्ट्रक्चर में आप एल का या डी को लिखा हुआ देख लें, जैसे अगर हम देखें कि डी फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज। ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे एल फ्रक्टोज है, तो इन दोनों को क्या मतलब है?
तो आप जल्दी से बोल दें कि जो एल है, एल फ्रक्टोज का मतलब है कि स्ट्रक्चर तो पूरा सेम होगा, बस इसके जो सब टर्मिनल है ना कार्बन, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ़्ट साइड पे होगा, तो वो एल फ्रक्टोज होगा। और अगर सब टर्मिनल कार्बन के पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड पे होगा, तो वो हो जाएगा डी फ्रक्टोज, यानी डी फ्रक्टोज। तो किसी भी स्ट्रक्चर के नाम में अगर आप एल और डी देख लें तो इसका मतलब यही होता है कि हाइड्रोक्सिल कार्बन जो हमारे पास सब टर्मिनल कार्बन है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हुआ है। अगर डी है तो राइट साइड पे होगा, अगर एल है तो लेफ़्ट साइड पे होगा। क्लियर? सो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए, ठीक है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए, उनके फंक्शंस पढ़ लिए, उनके टाइप्स पढ़ लिए, टाइप्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, मोनो, पॉली और ओलिगो, इनके आगे फर्दर डिवीजन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। फिर हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया, ग्लूकोज के, ग्लाइसरॉल्डिहाइड के, फ्रक्टोज के, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के। फिर हमने एल और डी का भी जो है हमने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया। So that's it for today. Thanks for listening. See you soon in the next video.